वेलकम बैक। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे तो आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है। मैं आज भी अपनी बात कहने वाला हूं क्योंकि आज एक व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप्स में घूम रहा है। वो ये कहता है कि आने वाली 22 तारीख को 4 बैंक्स के दरमियान एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर बैंकिंग एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एक्ट को आर्टिकल या सबसेक्शन 19 है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मुझसे कल किसी ने कहा था कि 14 तारीख को एक मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद 2 बैंकों का नाम आने वाला है जिनको प्राइवेट किया जाएगा। तो मैंने उनको ये कहा था कि मैं वीडियो बना दूंगा आपके रिक्वेस्ट पर, लेकिन आप इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए कि कल नाम आएंगे, 2-3 नाम आएंगे, लेकिन वो सरकार की तरफ से ऑफिशियल नाम नहीं आएंगे। वो उसी चैनल से आएंगे जिस चैनल से आज तक सरकार खेलती रही है, वो मीडिया के चैनल से आएंगे और ये मीडिया के चैनल से ही आए। अब यहाँ पर सवाल ये कि मीडिया के चैनल से 4 नाम क्यों आए। ये 4 नाम दरअसल उस प्लान की दूसरी कड़ी है, जिस प्लान की पहली कड़ी ये थी कि आप प्राइवेटाइजेशन की चर्चा के समय पे 6 बैंक्स को अलग रखेंगे, ये अनाउंस कर दीजिए। और ये हुआ भी था। जब पूरे देश के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर था तब सरकार ने कहा था कि हम 6 बैंकों को, बड़े बैंकों को प्राइवेटाइजेशन से दूर रखेंगे। यूनिटी तोड़ने का प्रयास 1। आज इन्होंने जिन 4 बैंकों की लिस्ट दी है उनको भी कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है कि अब हम प्राइवेट नहीं हो रहे हैं, मर्ज होंगे। तो यूनिटी तोड़ने का प्रयास नंबर 2। इसके बाद 3 बैंक ऐसे रह जाएंगे जिनका फेट अभी क्लियर नहीं है, ना उनको मर्जर की उम्मीद दी गई है, ना उनको प्राइवेटाइजेशन क्लियर किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं फिर हर उस इंसान को कहना चाहूँगा जो एंग्जियस है, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ खास तौर पर प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो स्पेकुलेशन है, जो डर है, उससे डरिए मत। प्राइवेटाइजेशन नहीं होने जा रहा है। और ये बात जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो मैं सिर्फ 99% श्योर था कि चलो ठीक है यार, हो सकता है 1% चांस ऐसा हो कि ये लोग शायद फैसला ले लें, पीछे ना देखें, शायद इनका प्लान मेरे विजन से बड़ा हो। लेकिन अब मुझे नहीं, मुझे जैसे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं रह गया कि इन लोगों के हर स्टेप को आप कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। और अगर आप एग्जैक्ट स्टेप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन लोगों का, तो कम से कम 2-3 ऐसे स्टेप्स तो आप प्रिडिक्ट कर ही सकते हो जिनमें से एक पक्का लगेगा। यही एक ऐसा स्टेप है, मर्जर, प्राइवेटाइजेशन, सरकारीकरण, निजीकरण, फ़ायदे, नुकसान, इन सब को गिनाती हुई ऑनलाइन भीड़ के बीच में सच्चाई ये है कि भारत अभी प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार होने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा? भारत को पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में कोई चर्चा, कोई डिस्कशन नहीं है। भारत को अपनी एजुकेशन पर खर्चा करना पड़ेगा। आने वाली जनरेशन, मान लीजिए ऐसी जनरेशन जो कल से स्कूल जाने वाली है, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, पैसा, इमोशंस, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली। वो नहीं कर रही है भारत सरकार या भारत एट लार्ज। इसके अलावा हमें मोरली और एथिकली तैयार होना पड़ेगा। हमें एम्पैथी रखनी पड़ेगी उन लोगों के लिए जो लोग थोड़े से कम प्रिविलेज्ड हैं। एम्पैथी वर्ड को ज़्यादा डीप में मत समझिए, आप बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसी कैपिटल इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है जिसमें अगर आपके पास पैसा है तो आपसे पूछा जाएगा ओके। वो मूवी का एक डायलॉग था ना कि तेरी जेब में अगर पैसा है तो लोग पूछते कैसा है। 100 बात की एक बात, प्राइवेटाइजेशन नहीं होने जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन अगर होना होता, करना होता, 1 फरवरी को जब उस सदन में खड़े होकर वित्त मंत्री ने ये कहा था, माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने ये कहा था कि हम 2 बैंक्स को प्राइवेट करेंगे, बैंक्स का नाम नहीं बताया। अगर प्लान होता, प्लान और विजन दोनों साथ में होते तो उसी समय नाम बता देते। चलिए, हो सकता है ना बताया हो। उस समय उन्होंने एक बात और कही कि हम बजट सत्र में ही रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स ले आएंगे, यानी बिलों को, कानूनों को संशोधित कर देंगे। वो भी नहीं कर पाए। क्यों? लैक ऑफ विल नहीं था, लैक ऑफ नंबर नहीं था। इसके पीछे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव थे। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। अब मानसून सत्र में भगवान जाने कोरोना की 2nd वेव क्या करेगी, भगवान जाने कोरोना की 1st वेव में जो इकोनॉमी हमारी ट्रैम्बल हुई थी, उसके बाद जो क्रेडिट संकट सामने खड़ा है उसको कैसे निपटेंगे, भगवान जाने। ओवरऑल रिक्वेस्ट यही है ऊपर वाले से कि लोगों की ज़िंदगियों का ध्यान रखे, इकोनॉमिक फ्रंट पर भी हिंदुस्तान का ध्यान रखे। लेकिन अब लगता नहीं है कि इकोनॉमिक फ्रंट इस समय बहुत आसानी से संभल पाएगा। चाहे कोई कंपनी, चाहे कोई कंट्री, चाहे कोई भी कंपनी कितना भी प्रोजेक्टेड ग्रोथ बता दे इंडिया का, सच्चाई ये है कि समस्या आने वाली है इकोनॉमिक फ्रंट पर। तो डटे रहिए, डरिए मत। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मैं मेरे बैंकर फ्रेंड से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इकोनॉमी में आप अपना काम पूरी ज़ोर शोर से कीजिए।
जब मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ कि कुछ लोगों के साथ वाकई में किसी बैंक में बदतमीजी हुई, तो लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बैंकर फ्रेटर्निटी को भी थोड़ा सा एम्पैथी रखना चाहिए अपने लोगों के प्रति। और हाउएवर आई अंडरस्टैंड कि स्टाफ शॉर्टेज की वजह से आप लोग हर चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि सेटिस्फैक्शंस अगर आप हर एस्पिरेशन को करना चाहेंगे तो फिर वो तो इनफाइनाइट लेवल पे चली जाएगी। बट फिर भी अपने ही लोग हैं, दोनों तरफ के लोग, एक दूसरे के बीच का ये गैप, मिसकम्युनिकेशन जो, इसको पूरा कीजिए। ना सरकारी बैंकों के बिना देश चल सकता है, और ना ही कस्टमर को पूरी तरह से कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को फुलफ़िल किए बिना देश में सरकारी बैंक रह सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड माय ओपिनियन अबाउट द प्राइवेटाइजेशन प्लस द फाइनल वर्डिक्ट दैट सेज प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। 100 बात की एक बात। जय हिंद।